सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। शुरुआत मुख्य समाचारों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का आज करेंगे उद्घाटन। कल से शुरू होने जा रहे वाइब्रेंट गुजरात समिट में 5 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और देश विदेश के करीब 30,000 प्रतिनिधि लेंगे हिस्सा। 3 दिन की गुजरात यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री का कई विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का भी कार्यक्रम। आयकर रिटर्न फाइलिंग और रिफंड प्रक्रिया होगी तेज। कैबिनेट ने इंटीग्रेटेड ITR ई फाइलिंग प्रोजेक्ट के लिए 4,242 करोड़ रुपए खर्च करने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। नई प्रणाली लागू होने के बाद 63 नहीं बल्कि 1 दिन में मिलेगा रिफंड। पत्रकार छत्रपति हत्याकांड मामले में दोषी गुरमीत राम रहीम को सजा का ऐलान आज। पंचकुला की विशेष CBI अदालत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनाएगी सजा। 2 महिलाओं के यौन शोषण के मामले में 20 साल की सजा काट रहे डेरा प्रमुख राम रहीम। ब्रेक्जिट डील पर संसद में करारी हार के 24 घंटे के भीतर ब्रिटिश प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने जीता विश्वास मत। 19 वोटों से सरकार बचाने में रही कामयाब। ब्रेक्जिट डील पर सोमवार को सदन में पेश करेंगी नया प्रस्ताव। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में दिल्ली ने जूडो में जीते 12 स्वर्ण पदक। पदक तालिका में महाराष्ट्र शीर्ष पर बरकरार। कुआलालंपुर में मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में साइना नेहवाल और किदाम्बी श्रीकांत के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिवसीय गुजरात के दौरे पर रहेंगे। वो वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक सम्मेलन के 9वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन का आयोजन गांधीनगर में 18 से 20 जनवरी तक किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 से 19 जनवरी तक अपनी इस यात्रा के दौरान संघ शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली की राजधानी सिलवासा भी जाएंगे। गुजरात यात्रा के पहले दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक व्यापार प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। दोपहर के वक्त अहमदाबाद में नए अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। शाम को साबरमती नदी के तट पर प्रधानमंत्री एक शॉपिंग मेले का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री 18 जनवरी को 3 दिन के सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। उसी दिन दोपहर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न देशों के राष्ट्र प्रमुखों के साथ अलग अलग बैठकें करेंगे। शिखर सम्मेलन में इस बार 5 देशों के प्रमुख 30,000 से ज्यादा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे हैं। इनमें भारत और विदेशों से कई प्रमुख कंपनियों के CEO भी शामिल होंगे। वैश्विक कंपनियों में से BASF, DP वर्ल्ड, सुजुकी, वेनगार्ड और कुछ अन्य कंपनियों के शीर्ष अधिकारी इसमें भाग लेंगे। प्रधानमंत्री 19 जनवरी को हजीरा औद्योगिक क्षेत्र जाएंगे। हजीरा से वो सिलवासा जाएंगे, जहां वो कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात समिट के बारे में ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी कि अगले 2 दिनों तक वो गुजरात में रहेंगे। यात्रा के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे, जिसमें वाइब्रेंट गुजरात समिट कार्यक्रम मुख्य है। उन्होंने कहा कि 2003 में शुरू हुए वाइब्रेंट गुजरात समिट ने राज्य में अधिक निवेश लाने और गुजरात की प्रगति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा। 10 बैठकों वाले सत्र की शुरुआत 31 जनवरी को सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी। इसके बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण की प्रति को राज्यसभा के सदन के पटल पर रखा जाएगा। 1 फरवरी को लोकसभा में अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली 1 फरवरी को 2019-20 का अंतरिम बजट पेश करेंगे। आमतौर पर बजट सत्र 2 चरणों में बुलाया जाता है, लेकिन इस साल अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा मौजूदा लोकसभा का ये आखिरी सत्र होगा। इस वजह से अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। केंद्र सरकार ने BPCL की नुमालीगढ़ रिफाइनरी में विस्तार योजना को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 22,594 करोड़ रुपए की विस्तार योजना को मंजूरी दी गई है। साथ ही एग्जिम बैंक में पूंजी लगाने के लिए 6,000 करोड़ रुपए के
पुनर्पूंजीकरण बॉन्ड जारी किए जाएंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने बीपीसीएल की नुमालीगढ़ रिफाइनरी के विस्तार योजना को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने नुमालीगढ़ रिफाइनरी के 22,594 करोड़ रुपए की विस्तार योजना को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कैबिनेट में हुए अहम फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि विस्तार योजना में पारादीप से नुमालीगढ़ तक कच्चे तेल की पाइपलाइन और नुमालीगढ़ से सिलीगुड़ी तक उत्पादन पाइपलाइन बिछाना शामिल है। रिफाइनरी की क्षमता 3 मिलियन टन से बढ़ाकर 9 मिलियन टन तक की जाएगी। इस प्रोजेक्ट के 4 साल में पूरा होने की उम्मीद है। क्षमता बढ़ने से उत्तर पूर्व की कच्चे तेल की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा, जिससे वहां विकास की रफ्तार को गति मिलेगी। नुमालीगढ़ रिफाइनरी आसाम की क्षमता में लगभग 22,594 करोड़ 22,594 करोड़ की लागत से ये प्रोजेक्ट अगले 4 वर्षों में पूरा किया जाएगा। इसमें क्रूड ऑयल की पाइपलाइन पैराडीप से नुमालीगढ़ भी लगेगी और जो फिनिश प्रोडक्ट है उसकी पाइपलाइन नुमालीगढ़ से सिलीगुड़ी तक लगाने का भी निर्णय कैपेसिटी एक्सपेंशन के साथ साथ लिया गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने दूसरा बड़ा फैसला इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए बने एग्जिम बैंक को लेकर किया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने भारतीय निर्यात आयात बैंक के पुनर्पूंजीकरण को मंजूरी दे दी है। भारतीय निर्यात आयात बैंक में नई पूंजी लगाने के लिए केंद्र सरकार 6,000 करोड़ रुपए के पुनर्पूंजीकरण बॉन्ड जारी करेगी। कैबिनेट ने एग्जिम बैंक की अधिकृत पूंजी को 10,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20,000 करोड़ रुपए करने की मंजूरी दी है। 6,000 करोड़ एग्जिम बैंक की इक्विटी कैपिटल में रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स के माध्यम से दिया जाएगा और इसी के साथ साथ जो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है एग्जिम बैंक का, इसको 10,000 करोड़ से बढ़ा के अब 20,000 करोड़ रुपए अप्रूव कर दिया गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने अलग अलग राज्यों में 13 नए विश्वविद्यालय के निर्माण के अनुमानित खर्च को भी मंजूरी दी है। इन नए विश्वविद्यालयों का निर्माण हिमाचल प्रदेश और गुजरात के अलावा कोरापुट, भटिंडा, अजमेर समेत 13 जगहों पर किया जाएगा। मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयकर की एकीकृत ई फाइलिंग एंड सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर के अगले चरण की परियोजना के लिए 4,200 करोड़ रुपए से ज्यादा के खर्च के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि इस आयकर रिटर्न की शीघ्रता से जांच होगी और रिफंड की राशि सीधे बैंक खातों में पहुंच सकेगी। उन्होंने बताया कि अभी ITR की जांच पड़ताल में 63 दिन का समय लगता है, लेकिन इस परियोजना के क्रियान्वयन के बाद ये घटकर 1 दिन रह जाएगा। पीयूष गोयल ने बताया कि इस नई प्रणाली को करीब 1.5 साल में तैयार किया जाएगा और 3 महीने तक परीक्षण के बाद इसे लागू किया जाएगा। दूसरा डिसीजन जो बहुत ही अहम लिया गया है वो है एक इनकम टैक्स का जो ई फाइलिंग का पोर्टल है और जो सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर है, इन दोनों को इंटीग्रेट करके, दोनों को जोड़ के एक इंटीग्रेटेड ई फाइलिंग एंड सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर 2.0 के प्रोजेक्ट को आज मंजूरी दी गई है। आज के दिन जब कोई इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस होता है तो उसकी प्रोसेसिंग टाइम लगभग 63 दिन है। ये नई सुविधा जब एक बार लागू हो जाएगी, जिसको लगभग 18 महीने लगेंगे इसको बनाने में और उसके बाद 3 महीने और के बाद चालू हो जाएगा टेस्टिंग के बाद, वो 63 दिन के बदले प्रोसेसिंग 1 दिन में हो पाएगा। द टाइम टर्नअराउंड टाइम टू प्रोसेस एन इनकम टैक्स रिटर्न विल रिड्यूस फ्रॉम 63 डेज टू ओनली 1 डे। अपना नया कारोबार शुरू करने वाले यानी स्टार्टअप्स के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने एंजल टैक्स से छूट लेने के लिए नियमों में ढील दे दी है। हालांकि इस टैक्स को पूरी तरह हटाया नहीं गया है, लेकिन इस टैक्स से छूट पाने के लिए नियम सरल कर दिए गए हैं। अब कंपनियों को टैक्स राहत से संबंधित अपना आवेदन सीधे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी CBDT को देना होगा। पहले इसी प्रक्रिया के लिए आवेदन डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन यानी DIPP को देने पड़ते थे, जो उसे बाद में CBDT के पास भेजता था। अब नए नियमों के तहत CBDT 45 दिनों के अंदर टैक्स में राहत से संबंधित फैसला ले लेगी।
फ्लाइंग फॉर ऑल की थीम पर 2 दिन का ग्लोबल एविएशन समिट मुंबई में कल खत्म हो गया। इसमें सरकार ने बहुप्रतीक्षित एयर कार्गो पॉलिसी जारी की। इसमें 2025 तक भारत को दुनिया के शीर्ष 5 एयर कार्गो बाजारों में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। ग्लोबल एविएशन समिट के दूसरे दिन बुधवार को मुंबई में सरकार ने एयर कार्गो पॉलिसी डॉक्यूमेंट जारी किया। इसमें तीनों तरह के एयर कार्गो को शामिल किया गया है। घरेलू कार्गो में देश भर में माल की आसानी से ढुलाई सुनिश्चित करना, अंतर्राष्ट्रीय कार्गो के तहत देशी सामान का निर्यात और विदेशी माल के आयात की सुविधा मुहैया कराना। वहीं ट्रांजिट अंतर्राष्ट्रीय कार्गो के तहत देश और दुनिया के दूसरे हिस्सों में जरूरत के हिसाब से ट्रांजिट कार्गो हब बनाना शामिल है। भारत का कार्गो उद्योग दुनिया भर में सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक है, लेकिन वैश्विक बाजार में अभी इसकी हिस्सेदारी महज 2% है। पिछले 5 सालों में ये 17% की सालाना की दर से बढ़ा है और 2016-17 में ये 22,000 करोड़ रुपए का था। In the last few years, we are seeing that a global trade has contracted and a global economy has expanded a little bit more. So now it's a challenge and opportunity that when the global economy will rebound again, there is going to be bound to be more global trade which is going to happen. And global trade would need a global policy for cargo. So cargo is going to also be one of the very driving force. I wish you all that you can participate in it. सम्मेलन में शामिल महाराष्ट्र के राज्यपाल सी विद्यासागर राव ने कहा कि विमानन क्षेत्र देश के विकास और प्रगति का इंजन साबित होगा। उन्होंने नागरिक विमानन क्षेत्र के विस्तार के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों को अहम बताया। साथ ही विमानन क्षेत्र में सुरक्षा को महत्वपूर्ण करार दिया। Terrorism has become a global phenomenon. We will have to accord highest priority to the safety and security of passengers. I understand that very innovative and significant topics were discussed over the last 2 days. ग्लोबल एविएशन समिट देश में अपनी तरह का पहला सम्मेलन है, जिसमें कई देशों के विमानन मंत्रालय और इस क्षेत्र से जुड़े लोग पैसेंजर और कार्गो यातायात को बढ़ावा देने के अवसरों के बारे में विचार विमर्श किया। 80 से ज्यादा देशों के 800 प्रतिनिधियों ने इसमें शिरकत की। उम्मीद है कि साल 2025 तक भारत ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा सिविल एविएशन का बाजार बन जाएगा। ऐसे में सरकार द्वारा उठाए गए कदम और नीतियां सिविल एविएशन बाजार के विस्तार के लिए काफी सार्थक साबित होंगे। मुंबई से कैमरा पर्सन जुनैद इकबाल खान के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। दूरदर्शन 11 फरवरी से 38वीं ई नीलामी के जरिए डीडी फ्री डिश के डीटीएच स्लॉट आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है। दूरदर्शन की रिवाइज फ्री डिश पॉलिसी में सालाना आधार पर खाली स्लॉट के लिए ई नीलामी की जाएगी। अलग अलग भाषाओं के 5 बकेट में स्लॉट के लिए आरक्षित मूल्य निर्धारण किए गए हैं। इस नीलामी में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से लाइसेंस हासिल करने वाले चैनल इसमें हिस्सा ले सकेंगे। नई संशोधित नीति का मकसद डीडी फ्री डिश पर उपलब्ध कंटेंट की विविधता को बढ़ाने, खासकर क्षेत्रीय भाषाओं की पहुंच को बढ़ाना है। दूरदर्शन की रिवाइज फ्री डिश पॉलिसी को लेकर प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर वेम्पटी ने राज्यसभा टीवी से खास बातचीत की। दूरदर्शन अपनी नई फ्री डिश पॉलिसी रिवाइज कर रहा है। आइए जानते हैं ज़्यादा हम सीईओ प्रसार भारती से। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या जो रिवाइज पॉलिसी वो क्या कह रही है? जो डीडी फ्री डिश डीटीएच प्लेटफॉर्म है, ये भारत में एक ओपन एक्सेस प्लेटफॉर्म है। इसके तहत कंज्यूमर्स को कोई मंथली सब्सक्रिप्शन फ़ी नहीं देना पड़ता है, ये बिल्कुल मुफ्त है। और एक बार बस सेट टॉप बॉक्स खरीद लें और डिश लगवा लें तो इनको बहुत सारे चैनल्स मिलेंगे इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए। तो इसका जो सिस्टम है, जिस तरीके से प्राइवेट निजी चैनल्स इस प्लेटफॉर्म पे आ सकते थे, ये 2011 में TDSAT का एक ऑर्डर था, उसको इम्प्लीमेंट करते हुए ई ऑक्शंस लाए गए थे और ये कई सालों से ई ऑक्शंस चल रहे हैं। अभी कुछ महीने पहले हमने ई ऑक्शंस को रोक रखा था ताकि ये पॉलिसी को हम रिव्यू करें, क्योंकि इसमें पहले सिर्फ 2 कैटेगरी होते थे, न्यूज़ और नॉन न्यूज़, और इससे काफ़ी सारे जॉनराज और लैंग्वेजेस के चैनल्स छूट गए थे। तो अभी जो नया पॉलिसी बना है, इसमें हम 5 कैटेगरी फ्री डिश के होंगे। इसमें ये एडवांटेज होगा कि जो लैंग्वेजेस और चैनल्स और जो जॉनरास अभी फ्री डिश पे नहीं है, उनको एक लोअर एंट्री पॉइंट मिलेगा और इसके लिए रिजर्व प्राइस जो है हमने कम रखा है।
और जो हायर पोटेंशियल वाले जो पॉपुलर जॉनरा और लैंग्वेज है जैसे हिंदी एंटरटेनमेंट, हिंदी मूवीज़ वगैरह, इनके लिए हमने हायर रिजर्व प्राइस रखा है। तो ये इस बेसिस पे नई पॉलिसी बनी है और इससे ये होगा कि जो भारत देश में 3 करोड़ के आसपास जो घर हैं जिनमें डीडी फ्री डिश आज उपलब्ध है, उन सबको कई तरह के चैनल्स और लैंग्वेजेस में कंटेंट मिलेगा। सर, इस रिवाइज पॉलिसी से आपको लगता है, बिकॉज यू हैव टेकन डाइवर्सिटी इनटू फोकस, सो आपको लगता है कि आपका जो रीच है वो और बढ़ेगा इससे? हाँ, बिल्कुल। इससे अभी आप देखेंगे भारत में जो एनालॉग पहले टेरेस्ट्रियल टीवी चलता था वो अब पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। तो सिर्फ डीडी फ्री डिश एक प्लेटफॉर्म है जो भारत के हर कोने तक पहुंचता है और जिस तरह से हम नए पॉलिसी में अन्य लैंग्वेजेस और अन्य जॉनरास को हमने स्पेस दिया है, इससे बिल्कुल रीच बढ़ेगा। सर, जो नई डीटीएच पॉलिसी आने वाली है ट्राई की, उससे आपका कोई रिवाइज पॉलिसी का कोई कनेक्शन है क्या आपस में? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। मैं एक क्लैरिफाई कर दूं कि टीआरए का जो टैरिफ ऑर्डर है वो निजी प्राइवेट जो डीटीएच और केबल प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए एप्लीकेबल है। डीडी फ्री डिश इसके दायरे में नहीं आता है क्योंकि डीडी फ्री डिश एक ओपन एक्सेस प्लेटफॉर्म है, इसमें कोई मंथली फ़ी नहीं होती है, तो इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। पूर्वोत्तर में विशेष रूप से असम में अशांति राजनीति से प्रेरित है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में नागरिकता संशोधन विधेयक पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि अपने नागरिकों की हिफाजत करना किसी भी सरकार का कर्तव्य है। नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित हो चुका है। It's also the responsibility of the government of India to take care of those of these persecuted citizens who would otherwise have nowhere to go. So as a responsible state, we also have to offer them some kind of a respite and a shelter. So it's a part of that that approach and that mindset. It's certainly not meant to cause an extra liability or burden on Assam, which is not going to be so, and make others understand that it's not Assam specific, it's India specific. These citizens are coming down not to settle or take away the slot from Assam alone. और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के साथ पूरा इंटरव्यू आप देख सकते हैं राज्यसभा टीवी के विशेष कार्यक्रम टू द पॉइंट में अब से कुछ देर बाद आज सुबह 10 बजे। आइए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति ने दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजीव खन्ना और कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिनेश महेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त कर दिया है। इन दो नए न्यायाधीशों के सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या 28 हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों के कुल मान्य 31 पद हैं, 3 पद फिर भी खाली रह जाएंगे। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के हत्या के मामले में पंचकुला की सीबीआई की विशेष अदालत आज फैसला सुनाएगी। इस मामले में रोहतक के सुनारिया जेल में बंद गुरमीत राम रहीम को अदालत ने 11 जनवरी को दोषी करार दिया था। इस मामले में गुरमीत राम रहीम के अलावा कृष्णलाल, निर्मल सिंह और कुलदीप सिंह भी दोषी करार दिए गए थे। अदालत गुरमीत समेत सभी दोषियों को सजा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनाएगी। रोहतक पुलिस ने सुरक्षा को लेकर इंतजाम कड़े कर दिए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में सीमा पार से लगातार हो रही फायरिंग और 11 जनवरी को एक नागरिक की हत्या को लेकर पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारी को समन किया और कड़ा विरोध जताया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक सीजफायर उल्लंघन में एक नागरिक की मौत पर पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारी को समन करके विरोध जताया गया। पाकिस्तानी सेना पिछले कुछ दिनों से सीमा पर लगातार फायरिंग कर रही है, जिसका भारतीय जवान मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज प्रयागराज कुंभ मेला जाएंगे। इस दौरान वो मेले में परमार्थ निकेतन आश्रम के शिविर में आयोजित होने वाले 2 दिवसीय गांधीवादी पुनरुत्थान शीर्ष सम्मेलन का उद्घाटन भी करेंगे। सम्मेलन को संबोधित करने से पहले राष्ट्रपति संगम पर पूजा अर्चना करेंगे और मेले में आए हर साधु संतों से भेंट करेंगे। वो महर्षि भारद्वाज की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी समारोह में हिस्सा लेंगे। वाराणसी में होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन में उत्तर प्रदेश सरकार ने काशी आतिथ्य के नाम से एक खास व्यवस्था की है। इस व्यवस्था के तहत काशी के निवासियों ने स्वैच्छिक तौर पर विदेश से आने वाले भारतीय लोगों को अपने निवास में ठहराने का इंतजाम किया है। इसके माध्यम से आगंतुक
अतिथि स्थानीय संस्कृति से रूबरू हो पाएंगे। ये परिवार अपने घर पर ठहरने वाले अतिथियों के लिए गाइड का भी काम करेंगे। उन अतिथियों को काशी विश्वनाथ मंदिर के अलावा गंगा के किनारे आरती का दर्शन भी कराया जाएगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि 21 जनवरी से 3 दिनों तक चलने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन के पहले दिन उत्तर प्रदेश मूल के प्रवासी भारतीय लोगों का अलग से सम्मेलन भी होगा। प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2 साल में एक बार मनाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान 2003 में शुरू किया गया था। इसमें दुनिया भर के सभी देशों में रह रहे प्रवासी भारतीय लोगों को भाग लेने की छूट दी जाती है। इस साल तकरीबन 5000 लोगों ने प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए पंजीकरण कराया है। जहाँ काशीवासी उमड़ घुमड़ कर कह रहे हैं कि वो आए तो हमारे घरों में रुकें, हम अतिथि देवो भव की परंपरा निभाना चाहते हैं, तो काशी के आतिथ्य की श्रेणी में काशीवासी जिन्होंने अपने नाम लिखा है कि हमारे घरों में लोग रहें, उनमें भी रहने का प्रबंध किया गया है। और बहुत ही ज़्यादा लगन से योगी जी स्वयं निगरानी करते हुए अपने अधिकारियों के माध्यम से इस प्रवासी भारतीय दिवस को मनवा रहे हैं। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश की जो संभावनाएं बन रही हैं या उत्तर प्रदेश में विकास की जो योजनाओं को हम आगे बढ़ा रहे हैं या टूरिज्म की दिशा से विगत 1.5-2 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश ने जो एक लंबी छलांग लगाई है, इन सब के साथ जुड़ने के वे सभी उत्सुक हैं और इन कार्यक्रमों को उनके सामने प्रस्तुत करने और उनके अनुभव का लाभ इस अवसर पर लेने का भी हम लोग प्रयास करेंगे। 2015 से लेकर 2018 तक के अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार का ऐलान कर दिया गया है। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी को गांधी पीस प्राइज 2015 के लिए चुना गया है, जबकि अक्षय पात्र फाउंडेशन और सुलभ इंटरनेशनल को साल 2016 के पुरस्कार के लिए चुना गया है। वहीं एकल अभियान ट्रस्ट को 2017 गांधी पीस प्राइज के लिए चुना गया है। योहेई सासकावा को गांधी पीस प्राइज 2018 से सम्मानित किया जाएगा। पिछले 4 साल से ये पुरस्कार नहीं दिया गया था। गांधी जी के सिद्धांतों को श्रद्धांजलि के तौर पर भारत सरकार ने पुरस्कार 1995 में उनकी 125वीं जयंती पर शुरू किया था। पिछली बार ये सम्मान 2014 में इसरो को दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाली संस्थाओं और योहेई सासकावा को बधाई दी है। और अहम अंतर्राष्ट्रीय खबर में ब्रेक्जिट डील पर संसद में करारी हार के 24 घंटे के भीतर ब्रिटिश प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने विश्वास मत हासिल कर लिया। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे के खिलाफ संसद में लाया गया विश्वास प्रस्ताव गिर गया। विपक्षी लेबर पार्टी उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी। 325 सांसदों ने सरकार का साथ दिया और 306 सांसदों ने सरकार के विरोध में मतदान किया। अब थेरेसा मे ब्रेक्जिट डील पर सोमवार को सदन में नया प्रस्ताव पेश करेंगी। ब्रिटिश संसद में बुधवार को 6 घंटों तक अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के बाद मतदान हुआ, लेकिन थेरेसा मे की कंजर्वेटिव पार्टी के बागी सांसद और डीयूपी के सांसद, जिन्होंने सिर्फ 24 घंटे पहले थेरेसा मे के ब्रेक्जिट डील के विरोध में वोट किया था, बुधवार को सरकार के समर्थन में वोट डाला। इसी वजह से थेरेसा मे सिर्फ 19 वोटों के अंतर से सरकार बचाने में कामयाब रहीं। Ayes to the right 306, the noes to the left 325. So the noes have it, the noes have it. Unlock! अविश्वास प्रस्ताव गिर जाने के बाद प्रधानमंत्री मे ने संसद को संबोधित करते हुए कहा कि यूरोपीय संघ छोड़ने के लिए हुए जनमत संग्रह के नतीजों का पालन करने और जनता से किए गए वादों को पूरा करने के लिए वो काम करती रहेंगी। We will also continue to work to deliver on the solemn promise we made to the people of this country to deliver on the result of the referendum and leave the European Union. I believe this duty is shared by every member of this House, and we have a responsibility to identify a way forward that can secure the backing of the House. नेता प्रतिपक्ष जेरेमी कोर्बेन ने कहा कि किसी भी सकारात्मक बातचीत से पहले प्रधानमंत्री को नो डील ब्रेक्जिट की संभावना को खारिज करना होगा। Before there can be any positive discussions about the way forward, the government
The government must remove clearly, once and for all, the prospect of the catastrophe of a no-deal Brexit from the EU and all the chaos that would come as a result of that. And I invite the Prime Minister to confirm now that the government will not countenance a no-deal Brexit from the European Union. प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने विश्वास दिलाया कि वो ब्रेक्सिट डील पर सोमवार को सदन में एक नया प्रस्ताव पेश करेंगी। And as I've said, we will return to the House on Monday to table an amendable motion and to make a statement about the way forward. The House has put its confidence in this government. I stand ready to work with any member of this House to deliver on Brexit and ensure that this House retains the confidence of the British people. प्रधानमंत्री ने यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के अलग होने के बारे में यूरोपीय अधिकारियों के साथ जो समझौता किया था उसे मंजूरी दिलवाने मंगलवार को वो संसद में गईं, लेकिन संसद ने उसे भारी बहुमत से खारिज कर दिया था। उसके बाद लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन ने कहा था कि थेरेसा मे की सरकार संसद में अपना विश्वास खो चुकी है और उन्होंने थेरेसा मे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महाराष्ट्र में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बुधवार का दिन दिल्ली के नाम रहा। जूडो मुकाबले में दिल्ली ने 12 स्वर्ण सहित कुल 21 पदक जीते हैं। वहीं लड़कों के अंडर 21 स्कीट मुकाबले में पंजाब के गुरनिहाल सिंह ने राजस्थान के आनंदजीत नरुका को हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। वहीं दूसरी तरफ लड़कियों के अंडर 21 स्कीट मुकाबले में राजस्थान की दर्शना राठौड़ ने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। लड़कियों के अंडर 21 50 मीटर राइफल मुकाबले में तमिलनाडु की जी वर्षा शीर्ष स्थान पर रहीं। दूसरी ओर अंडर 21 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड मुकाबले में हरियाणा की प्रिया राघव और अनमोल जैन ने तेलंगाना को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। बास्केटबॉल अंडर 17 में पिछले बार के विजेता पंजाब ने महाराष्ट्र को हराकर सेमीफाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया। पदक तालिका पर नजर डालें तो महाराष्ट्र 64 स्वर्ण सहित कुल 177 पदकों के साथ तालिका में शीर्ष पर बना हुआ है। दूसरी तरफ दिल्ली 47 गोल्ड सहित कुल 121 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है। 38 स्वर्ण पदकों के साथ हरियाणा तीसरे स्थान पर है। वहीं कुआलालंपुर में खेले जा रहे मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में साइना नेहवाल, परुपल्ली कश्यप और किदाम्बी श्रीकांत दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। महिला वर्ग के मुकाबले में भारत की साइना नेहवाल ने हांगकांग की जॉय डेंग को 14-21, 21-18, 21-18 से हराकर मुकाबले के अगले दौर में प्रवेश कर लिया। दूसरे दौर में साइना का मुकाबला हांगकांग की ही ये पुइयिन से होगा। दूसरी तरफ पुरुष एकल में किदाम्बी श्रीकांत ने हांगकांग के लॉग ऑफ को 21-17, 21-11 से हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। किदाम्बी श्रीकांत भी आज अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। पुरुष सिंगल्स के दूसरे मुकाबले में परुपल्ली कश्यप ने डेनमार्क के रासमस गेमके को हराकर दूसरे दौर में अपना स्थान पक्का कर लिया है। महिला डबल्स मुकाबले में अश्विनी पोनाप्पा और एन सिक्की रेड्डी की जोड़ी ने हांगकांग की येन यू की जोड़ी को हराकर अगले दौर में जगह बना ली है। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। ब्रेक के बाद विशेष में देखिए बजट विशेष, सामाजिक सुरक्षा। नमस्कार।